नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम गुप्त पढ़ रहे थे, यानी गुप्त राजवंश पढ़ रहे थे। इस गुप्त राजवंश के अगले जो शासक हैं उनके बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त शासक बनता है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या होता है? पुत्र होता है, जिसका शासनकाल 415 से लेकर 454 ईस्वी तक का है। इसने मगध के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना करवाई थी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाने का श्रेय किसे जाता है? कुमारगुप्त को जाता है। कुमारगुप्त ने एक उपाधि धारण की थी महेंद्रादित्य की। तो महेंद्रादित्य की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है? गुप्तों के अंदर कुमारगुप्त है। इसके बाद 1204 या 5 ईस्वी के अंदर इस जो नालंदा विश्वविद्यालय थी, इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो इस नालंदा विश्वविद्यालय है, उस नालंदा विश्वविद्यालय को मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी है, इसने इसको जलवा दिया था, इसकी राख करवा दी थी। यानी मोहम्मद गौरी का गुलाम था बख्तियार खिलजी, यानी इस बख्तियार खिलजी था, इसने इस नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। और ये लगभग 3 महीने तक यहाँ की जो नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर जो बुक्स पड़ी थी, उन बुक्स में 3 महीने तक लगातार क्या लगी थी? आग लगी रही थी। उसके बाद अगला जो शासक है वो देखते हैं स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन आता है? स्कंदगुप्त का शासनकाल 454 से लेकर 467 तक रहता है। ये गुप्त वंशों का अंतिम महान शासक होता है। इन गुप्त जो वंश थे, उस गुप्तों में सबसे महान तो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। और जो अंतिम महान शासक है वो है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने कुमारगुप्त, ये महेंद्रादित्य की उसने उपाधि धारण की थी। तो कुमारगुप्त कह सकते हैं, महेंद्रादित्य कह सकते हैं। उसका एक पुत्र था। इसने जो गुजरात था, इस गुजरात में जो गिरनार पर्वत है, इस गिरनार पर्वत पर जो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का था, इस मौर्य वंश के चंद्रगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था उस समय, है ना। उसका पुनः निर्माण करवा रहा है। पुनः निर्माण कौन करवा रहा है? ये स्कंदगुप्त करवा रहा है। यानी सुदर्शन झील है, उसका दूसरी बार क्या करवा रहा है? इसकी मरम्मत का कार्य ये करवा रहा है। इसके समय हुनों का पहला आक्रमण होता है बाढ़ के ऊपर। यानी हुनों का आक्रमण सबसे पहले कब होता है? गुप्तों के समय होता है। तो हुन आक्रमण करने वाला शासक कौन था? तोरमान। इस तोरमान को इस स्कंदगुप्त ने हरा दिया था। यानी ये स्कंदगुप्त के समय हुनों का आक्रमण होता है, तोरमान का। तो तोरमान का आक्रमण पूछा जाएगा किसके समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय हुआ था, और स्कंदगुप्त इस तोरमान को हरा दिया था। इसके बाद देखते हैं बाढ़ का प्रथम मंदिर, यानी बाढ़ के अंदर मंदिर बनाने की जो शैली चली थी, यानी मंदिर जब से बने हैं वो गुप्तों के काल से बने हैं। यानी जो आज हम मंदिर देखते हैं वो मंदिर किनकी देन है? तो ये गुप्तों की देन है। यानी गुप्तों के समय में मंदिर बनना शुरू हुए थे। तो बाढ़ का जो पहला मंदिर है वो देवगढ़ झांसी के अंदर है। झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, ये बार बार पूछा जाएगा कि भारत का पहला मंदिर कौन सा है? तो दशावतार मंदिर है, वो गुप्तों के समय का है और भारत का पहला मंदिर है। तो ये पूछा जाएगा। चारों जो वेद थे, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया है वेदों के बारे में, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और कौन सा बच गया है? जो यजुर्वेद था वो। तो ये जो 4 वेद हैं, उन 4 वेदों को लिपिबद्ध किया गया था, यानी उनको क्रम वाइज किया गया था, यानी लिपिबद्ध इनके समय में हुआ था। अंतिम में यहाँ का शासक कुमारगुप्त था, जो विष्णुगुप्त के नाम से भी प्रसिद्ध था। तो ये गुप्त हैं। गुप्त वंश क्या होता है? कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है हर्षण या वर्धन वंश। इसके अंदर पुष्यभूति वंश या इसे वर्धन वंश कह सकते हैं। इसकी स्थापना करने का जो श्रेय है, यानी गुप्तों के पतन के बाद ये नए नए राजवंश से भारत के अंदर पनपे थे। उन नए नए राजवंशों के अंदर ये जो पुष्यभूति वंश था, ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो ये सबसे शक्तिशाली था, जिसके अंदर कौन कौन से वंश पनपे थे, यानी गुप्तों के पतन के बाद कौन कौन से वंश आए थे, वो भारत के अंदर देखते हैं। मैत्रक वंश आया था, मौखरी वंश आया था, पुष्यभूति वंश आया था, प्रवर्ती गुप्त आए थे, गौड़ आए थे, और प्रमुख सबसे विशाल साम्राज्य किन्होंने स्थापित किया है? इन वर्धन वंश के शासकों ने किया है। इन वर्धन वंश की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है पुष्यमित्र, यानी पुष्यभूति को जाता है। किसको जाता है? पुष्यभूति को। यानी गुप्त वंश के पतन के बाद इस वर्धन वंश की स्थापना करने का श्रेय पुष्यभूति को जाता है, जिन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर बनाई थी। थानेश्वर वर्तमान समय में हरियाणा में पड़ते हैं। तो इसने क्या बनवाई थी? यानी जो वर्धन वंश है, इस वर्धन वंश की पहली राजधानी थानेश्वर थी। बनाने वाला शासक कौन था? पुष्यभूति था। पुष्यभूति ने ही इस वंश की क्या डाली है? नींव डाली है, इस वंश की स्थापना की है। इसके बाद प्रभाकर वर्धन था। इस प्रभाकर वर्धन ने इस जो वंश था वर्धन वंश, इस वर्धन वंश को स्वतंत्र करवाया था। यानी ये अभी भी जैसे किसी सामंत के या किसी और राजा महाराजा के अधीन था, लेकिन प्रभाकर वर्धन के समय क्या है? वर्धन वंश एकदम स्वतंत्र हो गया था, यानी एकदम आजाद हो गया था।
तो प्रभाकर वर्धन के समय क्या हुआ है, इस वंश का यानी जो पुष्यभूति वंश कह सकते हैं, इसको वर्धन वंश कह सकते हैं, ये स्वतंत्र हो चुका था। इसने यानी जो प्रभाकर वर्मन था, इसने परम्बट्ठा की, महाराजा धीराज की ऐसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। यानी इसने इसके बाद देखते हैं प्रभाकर वर्मन है, इस प्रभाकर वर्मन की पत्नी का नाम था यशोमती। यानी प्रभाकर वर्मन की जो पत्नी थी इसका नाम क्या था, यशोमती था। प्रभाकर वर्मन और यशोमती के दो तो पुत्र थे, एक पुत्री थी। दो पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र तो था राज्यवर्धन और छोटा जो पुत्र था वो था हर्षवर्धन और एक इनकी बहन थी, यानी इनकी तो पुत्री हो गई राजश्री। इस राजश्री का विवाह है वो कन्नौज के राजा मोखरी वंश का, हमने देखे हैं मोखरी वंश, मैत्रक वंश, पुष्यभूति वंश। तो इस मोखरी वंश के एक राजा था जिसका नाम था ग्रहवर्मा। इस ग्रहवर्मा से इसकी शादी कर दी जाती है, इसकी बहन राजश्री की शादी कर दी जाती है। ये मालवा का शासक है देवगुप्त था, यानी ये मालवा का शासक था एक देवगुप्त, ठीक है। ये देवगुप्त क्या करता है, इस राजश्री के पति यानी राजश्री का जो पति था राजवर्मा, इस राजवर्मा की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद ये मालवा का जो शासक था देवगुप्त, इस देवगुप्त की हत्या करने के लिए कौन जाता है, इसका पुत्र, बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन। ये राज्यवर्धन इसकी हत्या कर देता है, यानी देवगुप्त की हत्या कौन कर देता है, राज्यवर्धन कर देता है। कारण क्या था, इसकी जो बहन थी उस बहन के पति ग्रहवर्मा यानी मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस कारण इसको इसने मार दिया, यानी इस देवगुप्त को इसने मार दिया, किसने, राज्यवर्धन ने, ठीक है। तो ये देवगुप्त है, इस देवगुप्त का एक दोस्त था इस गौड़ वंश का, यानी गौड़ वंश का एक दोस्त था शशांक। इस शशांक ने महात्मा बुद्ध का जब ज्ञान प्राप्त हुआ था और उस जो पीपल था, हमने बताया था कि निरंजना नदी के किनारे एक बोधि वृक्ष था, इस बोधि वृक्ष को कटाने का श्रेय भी किसको जाता है, गौड़ वंश के शासक शशांक को जाता है। तो ये जो शशांक है ये इस देवगुप्त यानी मालवा का जो शासक था देवगुप्त, इस देवगुप्त का ये दोस्त रहता है। इस देवगुप्त ने क्या किया था, राजश्री के पति ग्रहवर्मा, मोखरी वंश की ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी। इस कारण पुष्यभूति वंश का राज्यवर्धन था, इस राज्यवर्धन ने इस देवगुप्त की हत्या कर दी। अब देवगुप्त की हत्या हो गई तो ये इसका दोस्त था, ये दोस्त इसको मारने आ जाता है, यानी धोखे से इस राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। तो हत्या कौन कर रहा है, शशांक कर रहा है, जो गौड़ वंश का शासक था, इसने धोखे से किसको मार दिया है, राज्यवर्धन को मार दिया है, जो शैवधर्म का अनुयायी था, ठीक है। इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था, यानी शैवधर्म का अनुयायी कौन था, ये था कौन, शशांक, जो किस वंश से था, गौड़ वंश से था, जो जिसने क्या करवा दिया है, बोधि वृक्ष को कटवा दिया है और राज्यवर्धन क्या करवा दिया है, मरवा दिया है, उसकी हत्या कर दी है, धोखे से कर दी है। उसके बाद अगला जो शासक बनता है वो बनता है हर्षवर्धन, ठीक है। राज्यवर्धन का छोटा भाई था और किसका पुत्र था, प्रभाकर वर्मन का पुत्र था यशोमती, और प्रभाकर वर्मन का कौन था पुत्र, यशोवर्धन था। ये 16 वर्ष की आयु में क्या बनता है, शासक बनता है 606 ईस्वी के अंदर। ये शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, यानी हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। इसने शशांक को पराजित किया, यानी शशांक था, इस शशांक ने क्या कर दिया था, राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। और राज्यवर्धन ने किसकी हत्या की थी, इस देवगुप्त की थी, मालवा के शासक की। और देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की क्या की थी, हत्या की थी। और देवगुप्त की जो पत्नी थी राजश्री, वो क्या थी, इसकी बहन थी राज्यवर्धन, और हर्षवर्धन की तो बहन थी, और किसकी पुत्री थी, यशोमती, और प्रभाकर वर्मन की कौन थी, वो पुत्री थी। इस कारण ये क्या हुआ था, युद्ध वगैरह चलता रहा था। इसके बाद हर्षवर्धन आता है, इस हर्षवर्धन ने क्या किया है, इस शशांक को भी पराजित कर दिया है और अपनी राजधानी यानी इसे गौड़ वंश के शासकों की राजधानी हुआ करती थी कन्नौज, तो इस कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। तो थानेश्वर से कन्नौज क्या कर देता है, अपनी राजधानी हर्षवर्धन बनाता है। यानी थानेश्वर कौन बनाता है, पुष्यभूति बनाता है, जबकि इस कन्नौज को राजधानी कौन बना रहा है, हर्षवर्धन बना रहे हैं। तो हर्षवर्धन के समय में हर्षवर्धन कन्नौज को अपनी राजधानी बनाता है। हर्षवर्धन के दरबार में यानी एक कवि रहते थे जिनका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र लिखी है और लिखे है कादम्बरी। और इस खुद ने यानी हर्षवर्धन था, इसने हर्षचरित्र नहीं लिखी है, हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी है। ये पूछी जाती है बार बार, कंफ्यूज वाली पुस्तक है ये। तो हर्षवर्धन लिखने वाला कौन है, बाणभट्ट, जो इसका दरबारी कवि था। इस हर्षवर्धन ने भी जो किताबें लिखी हैं वो है नागानंदे, रत्नावली, दशिका। तो ये बार बार पूछी जाएंगी, 3 तो ये पूछ ली जाएंगी, एक ये दे दी जाएगी हर्षचरित्र। तो हर्षचरित्र है वो किसकी है, बाणभट्ट की। तो ये आपको करना है। यानी हर्षवर्धन की किताबें तो ये हैं, यानी उनकी बुक ये तो नागादित्य, रत्नावली और दशिका है। आपको बाणभट्ट की पुस्तक दे दी जाएगी हर्षचरित्र यहाँ आगे, और आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपको गलत
गलत नहीं करना है। बाण भट्ट की पुस्तक कौन सी है? हरचरित्र और कादम्बरी है। इसके बाद देखते हैं 629 ईस्वी में हैनसोंग है। हैनसोंग इसके शासनकाल में आया था। 600 कब आया है? 29 के अंदर। और जबकि इस बख्तियार खिलजी है उसने 1204 या 5 के अंदर क्या किया है? इसके आग लगा दी थी इस नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा विश्वविद्यालय है ये बौद्ध धर्म की शिक्षा देती थी। तो हैनसोंग है इसने अपनी शियू की जो पुस्तक है उसमें बौद्ध धर्म की चर्चाएं की हैं। तो ये 629 में आया था और 645 में वापस कहाँ गया था? चीन चला गया था। इसके बाद देखते हैं इसने एक नर्मदा नदी का एक युद्ध भी किया था। यानी हर्षवर्धन ने क्या किया है? एक नर्मदा नदी का युद्ध किया है। दक्षिण भारत का एक वंश था, वातापी वंश कह सकते हैं, जिसे बादामी की चालुक्य कह सकते हैं। बादामी की चालुक्य शासक था एक पुलकेशिन द्वितीय। इस पुलकेशिन द्वितीय ने इस हर्षवर्धन को हरा दिया था। नर्मदा नदी का युद्ध हुआ था उसमें हर्षवर्धन को हार मिली थी। और जीता कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ये बार बार पूछा जाएगा आपको। तो हर्षवर्धन से संबंधित आपके ये क्वेश्चन आते हैं। तो वर्धन वंश का अंतिम शासक भी कौन था? ये वर्धन वंश था। इस वर्धन वंश की है वो 647 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। 647 ईस्वी में मृत्यु होने के साथ ही हमारा जो प्राचीन भारत है, इस प्राचीन भारत का इतिहास क्या होता है? समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम पूर्व मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। यानी मध्यकालीन भारत से पहले का भारत है, उसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे वो देखते हैं। उत्तर भारत के राजवंश हैं। उत्तर भारत के राजवंशों में हम गुर्जर परिवार पढ़ेंगे, चौहान पढ़ेंगे। चौहानों के बाद में कौन पढ़ेंगे? गढ़वाल पढ़ेंगे। गढ़वालों के बाद चंदेल पढ़ेंगे और चंदेलों के बाद मालवा के परमार पढ़ेंगे। और गुजरात के चालुक्य या सोलंकी पढ़ेंगे और पाल वंश पढ़ेंगे। बंगाल के सेन पढ़ेंगे और उसके बाद दक्षिण भारत के राजवंश हैं वो पढ़ेंगे। यानी दक्षिण भारत के राजवंशों के अंदर बादामी के या वातापी के, जो बादामी या वातापी के क्या है? चालुक्य वंश। इस चालुक्य वंश का एक कौन था? ये पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने किसको हराया था? इस हर्षवर्धन को हराया था। और कहाँ हराया था? तो नर्मदा नदी युद्ध में हराया था। तो नर्मदा नदी युद्ध में किसको हार झेलनी पड़ी थी? इस हर्षवर्धन को झेलनी पड़ी थी। तो ये बादामी या चालुक्य के जो चालुक्य हैं, बादामी कर्नाटका में पड़ता है और ये गुजरात के सोलंकी जो चालुक्य हैं वो अलग है। ठीक है। कांची के पल्लव यानी कांची है वो तमिलनाडु में है, तो यहाँ के पल्लव है उनके बारे में पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के राजवंश में अगली जो क्लास होगी उसमें चोल साम्राज्य पढ़ेंगे। तो चोल साम्राज्य में संगम वंश पढ़ेंगे, सालू वंश पढ़ेंगे, तुलु वंश पढ़ेंगे और आरवी वंश पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली जो क्लास होगी उसमें हम पूर्व उत्तर मध्यकालीन जो भारत है वो पढ़ लेंगे। तो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आए हैं तो पीछे वाले जो वीडियो हैं वो लगातार देखिए। छोटे छोटे वीडियो हैं, आपको प्राचीन भारत अच्छे से समझ में आएगा। और मध्य भारत है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। एक जो टॉपिक है ये जो हमारे ये दो वीडियो बन जाएंगे लास्ट। तो 2 वीडियो के बाद आपका क्या होगा? ये प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत है ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे। आधुनिक भारत में हम 1857 की क्रांति वगैरह पढ़ेंगे और जो अंग्रेज थे उन अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे और क्या चीजें पढ़ेंगे और जो स्वतंत्रता है वो वहां तक हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। तो आप कहता हूँ कि आपको मध्यकालीन भारत और जो प्राचीन भारत है वो अच्छे से समझ में आएगा। छोटी छोटी क्लासें हैं लेकिन जो चीजें हैं मैंने दी हैं आपको वो शॉर्ट में और जल्दी से याद करवाने के लिए, जल्दी से आपको तैयारी करने के लिए, जल्दी से आप चीज़ों को कवर कर सकें इसके लिए मैंने जल्दी जल्दी बताया है। लेकिन आपको पुस्तक की मदद लेनी पड़ेगी। उस पुस्तक की मदद से आप जल्दी से सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लासेस समझ में आती हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल के ऊपर नए हैं, आज ही आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कम समय में आपको सफलता की ओर मैं ले जाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।